बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज के लिए आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, केन्या का स्थान पहला है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर न तो एक सही नहीं है और न ही दो सही नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। तो अभी जो है भारत श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर वैश्विक निर्यात में स्थान बनाया है, और वहीं केन्या जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इस संबंध में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम रहा भारत का चाय निर्यात, और भू राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का चाय निर्यात 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया है, जो 10 साल का उच्चतम स्तर है। यानी पिछले 10 वर्षों में शीर्ष सबसे ज़्यादा किया है। 2024 में देश के निर्यात में 2023 में दर्ज 231.69 मिलियन किलोग्राम के इस आंकड़े से 10% की जोरदार वृद्धि हुई है। वहीं केन्या 500 मीट्रिक किलोग्राम चाय उत्पादन के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। भारतीय चीनी उद्योग का लक्ष्य जो है यहाँ पर 2030 तक 300 MKG यानी मिलियन किलोग्राम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आप चीनी से संबंधित भी एक लक्ष्य जानते रहिए। चलिए, तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो यहाँ पर हरियाणा को मिला है और उत्तर प्रदेश थर्ड पर है। चलिए व्याख्या को देखें। इससे संबंधित हमने MCQ कराया था जब ये आयोजन हो रहा था, ठीक है। अभी जो है उसका पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो ये फिर से MCQ में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका दूसरा संस्करण है। 8 दिनों का रोमांचक खेल के बाद शानदार समापन के साथ इसका शानदार समापन हुआ। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। नई दिल्ली के 3 प्रमुख स्थानों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, करडी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में मानव क्षमता और जुझारूपन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदक के साथ मेडल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो पहला संस्करण 2023 भी हरियाणा शीर्ष पर रहा था। तो ये पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। चलिए तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु दूसरे स्थान पर बना हुआ है 28 स्वर्ण के साथ, और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर बना हुआ है 23 स्वर्ण के साथ। इस संस्करण में कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए, जो भारत में पैरा एथलीटों की भीड़ और उत्कृष्टता का प्रमाण देते हैं। हरियाणा ने कुल 104 पदक जीते हैं, जिसमें से 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य हैं। और साथ ही साथ 2023 में हरियाणा ने 105 पदक जीते थे, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य हैं। तमिलनाडु ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 74 पदक यानी 28 स्वर्ण और 19 रजत और 27 कांस्य के साथ तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी 2023 में ये तीसरे स्थान पर था, अभी प्रेजेंट में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। जबकि उत्तर प्रदेश 64
पदक के साथ, यानी 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर खिसका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो हाल ही में उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो सतह से हवा में मार करेगा क्या है? डीआरडीओ ने नौसेना के लिए लॉन्च किया है। कौन सा? तो VLSR SAM। चलिए बात कर लेते हैं। तो रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारत ने बुधवार को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ETR से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR SAM का परीक्षण किया है। उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से बहुत ही नज़दीकी सीमा और कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था। इसने मिसाइल प्रणाली की निकट सीमा निम्न ऊंचाई क्षमता को स्थापित किया है। रक्षा वक्तव्य में कहा गया है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने बहुत ही नज़दीकी सीमा पर लक्ष्यों को भेदने के लिए आवश्यक उच्च टर्न रेट को निष्पादित करके लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और मिसाइल की चपलता, विश्वसनीयता और सटीकता को स्थापित किया गया है। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, मल्टी फंक्शन रडार और हथियार नियंत्रण प्रणाली वाली मिसाइल सहित इन तत्वों ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर 46वां स्थान मिला है। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 में 36वां स्थान मिला है। वहाँ होगा, ठीक है। यह रैंकिंग वैश्विक वित्तीय केंद्रों के बीच गिफ्ट सिटी की स्थिति को दर्शाता है। गिफ्ट सिटी ने GFCI रैंकिंग में सुधार दिखाया है, जो 52वें से 46वें स्थान पर पहुंच गया है। इसे मुंबई और दिल्ली से आगे निकलकर भारत में शीर्ष वित्तीय केंद्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। GFCI 140 महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर वित्तीय केंद्रों का मूल्यांकन करता है और गिफ्ट सिटी ने प्रतिष्ठा लाभ में भी शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार वक्फ संपत्ति समर्पित करने के लिए किसी मुस्लिम व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा होना चाहिए? तो जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके माध्यम से 5 वर्ष ऐसे व्यक्ति जो 5 वर्ष से इस्लाम धर्म को फॉलोअप कर रहे हों वही अपने संपत्ति को वक्फ के नाम धर्मार्थ कार्यों के लिए दे सकते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो हमने इसी चैनल पर डाला है, तो आप वहां पर डिटेल में देख सकते हैं। चलिए तो बात करें वक्फ यानी इस्लामी कानून के तहत एक स्थायी दान है, ठीक है। यानी इसको जो है फिर वापस नहीं लिया जा सकता, जिसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक, परोपकारी या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। इस समर्पण के बाद संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर के नाम माना जाता है और इसे बेचा, उपहार में दिया या विरासत में नहीं दिया जा सकता। यानी वक्फ की संपत्ति को बेच नहीं सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते और साथ ही साथ विरासत में भी नहीं दे सकते। यह हमेशा के लिए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए समर्पित रहती है। निर्दिष्ट उद्देश्य क्या है कि धर्मार्थ कार्यों के लिए यूज होगा। वक्फ संपत्ति की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह स्थायित्व होता है,
यानी एक बार वक्फ घोषित होने के बाद संपत्ति स्थायी रूप से समर्पित हो जाती है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें इसकी दूसरी विशेषताएं हैं अपरिवर्तनीयता। वक्फ संपत्ति को बेचा या उपहार में दिया या विरासत में नहीं दिया जा सकता। यह हमेशा के लिए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए समर्पित रहती है। भारत में वक्फ संपत्ति की बात करें तो भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख परिसंपत्तियों की देखरेख करते हैं, जिसमें 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो है भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। तो ये देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? रेलवे के पास है। उसके बाद सशस्त्र बलों के पास है। उसके बाद किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ प्रबंधन के लिए पहले के कानून भी इसमें शामिल है। जैसे 1954 वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। 1995 का वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए नए नियम बनाए गए थे। अभी जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 यानी 2024 में मानसून सत्र में सरकार ने पेश किया था। उसके बाद जो है जगदम्बिका पाल जी जो है बीजेपी के लीडर हैं और उनके तहत जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया था। उन्होंने 44 संशोधनों में से 14 संशोधनों को अनुमति दे दी है। उसी को अभी संसद में पेश किया गया था। तो विधेयक का नया नाम क्या होगा? तो विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद यानी एकीकृत प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास कर दिया गया है। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें से 12 सदस्य गैर मुस्लिम करने का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता आएगी। वक्फ बाई यूजर का प्रावधान हटाया गया है। अब किसी संपत्ति को केवल लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन पहले से पंजीकृत वक्फ संपत्तियां बरकरार रहेंगी। साथ ही साथ धारा 40 को भी हटाया गया है। पहले वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार था, जो अब हटा दिया गया है। यानी वक्फ बोर्ड जो है किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं घोषित कर सकती। इसमें अन्य प्रावधानों के रूप में देखें तो ट्रस्टों को वक्फ से अलग करना शामिल है। मुस्लिमों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट यदि वे अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत हैं तो वक्फ कानून के अधीन नहीं होंगे। साथ ही साथ वक्फ समर्पण के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। अब केवल 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे यानी जिन्होंने धर्मांतरण किया है उनको धर्मांतरण किए हुए 5 साल हो गए हों, तभी वो जो है व्यक्ति अपने संपत्ति को वक्फ के नाम दान कर सकता है। उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा की गई है। महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के अधिकारों को वक्फ से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पहले क्या था, जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये मुस्लिम व्यक्ति है और इनकी पत्नी है बी, ठीक है, और ए का भाई है मान लीजिए सी, और इन दोनों के ए और बी से कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ, ठीक है, नहीं जन्मा। तो ऐसे में क्या होता था, जो ए की संपत्ति है वो सी को न ट्रांसफर होकर के वो चली जाती थी वक्फ को, ठीक है। तो अब जो है इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर ए की मृत्यु होने पर क्या होगा, बी की अधिकारिता बनेगी, यानी बी जो है उसे, यानी उसकी जो पत्नी होगी उसकी मालिकाना हक होगा, उसके मालिकाना हक होगा उसमें। साथ ही साथ तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी ये प्रावधान किया गया है। तो ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक प्रावधान आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बात करें आगे की। तो
परिसीमा अधिनियम 1963 का अनुप्रयोग किया गया। संपत्ति विवादों को सीमित समय में निपटाने के लिए परिसीमा अधिनियम लागू किया गया है। जनजाति भूमि की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। जनजाति क्षेत्रों के भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाई गई है। चलिए अगले प्रावधान की बात करें तो वक्फ न्यायाधिकरण में बदलाव किया गया है। पहले वक्फ न्यायाधिकरण में 2 सदस्य प्रस्तावित थे, लेकिन अब 3 सदस्य संरचना बरकरार रखी गई है। सरकारी संपत्तियों की जांच प्रक्रिया, पहले जो है वक्फ संपत्ति के दावों की जांच अब जो है जिला कलेक्टर करेंगे। पहले जो है इसके सर्वे के लिए आयुक्त होते थे, ठीक है, वो जो है जांच करते थे। अब जो है जिला कलेक्टर उच्च रैंकिंग अधिकारी होंगे, ठीक है। विवाद समाधान में बदलाव किया गया है। अब सरकार तय करेगी कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी, जिससे न्यायाधिकरण की भूमिका कम होगी। उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार दिया गया है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने में ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में लॉन्च किए गए फ्रेम 2 ध्रुवीय कक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पहला मानव मिशन है जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगा। इसका मकसद मंगल की सतह पर इंसानों को उतारना है। यह नासा द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित मिशन है। इसका नाम एक चीनी अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह पहला मानव मिशन है जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगा। तो जो भी हमारे सैटेलाइट है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जो भी सैटेलाइट है वो इस तरीके से इलिप्टिकल सर्कल में घूमती थी। अब जो है जो इसे लॉन्च किया गया है फ्रेम 2, वो इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। और ये पहला इस तरीके का पहला मानव मिशन है, ठीक है, यानी साथ में अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे। तो स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन एक ऐतिहासिक निजी अंतरिक्ष अभियान है जिसमें 4 नागरिक अंतरिक्ष यात्री पहली बार पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की परिक्रमा कर रहे हैं। यह मिशन 1 अप्रैल 2025 को केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ और लगभग 3 से 5 दिनों तक चलेगा। मिशन का नाम नॉर्वेजियन जहाज फ्रेम के नाम पर रखा गया है, जिसने 19वीं सदी के अंत में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की खोज की थी। मिशन की विशेषताओं की बात कर लें तो ध्रुवीय कक्षा, यह पहला मानव मिशन है जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों की अद्वितीय छवियां और डेटा प्राप्त होंगी, यानी पिक्चर लेगा और डेटा भी एकत्र करेगा। वैज्ञानिक प्रयोग क्या होगा? तो क्रू 22 वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है जिसमें अंतरिक्ष में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन शामिल है। इसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे लेना, माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने के प्रयोग शामिल है। तो ये वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। इसमें साथ ही साथ रेडिएशन का अध्ययन भी किया जाएगा। ह्यूस्टन के शोधकर्ता इस मिशन के दौरान क्रू के विकिरण एक्सपोजर का अध्ययन कर रहे हैं, जो भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी देखा किस तरीके से जो सुनीता विलियम है और उनके साथी विली विचमोर जो है 286 दिनों के बाद वहाँ से पृथ्वी पर वापस आए अंतरिक्ष स्टेशन से। तो ये लंबी अवधि के लिए अंतरिक्ष यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा ये मिशन। पहली बार इंसानों ने पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर चक्कर लगाया है, जो 270 मील की ऊंचाई पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान में हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित नई बैक्टीरिया आधारित तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर ईंटों का निर्माण और मरम्मत करना, मंगल ग्रह पर खेती करना, पृथ्वी पर सीमेंट उत्पादन करना और सौर ऊर्जा से बिजली बनाना है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान क्या विकसित कर रही है? नई बैक्टीरिया आधारित तकनीक। और ये क्या काम करेगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर ईंटों का निर्माण करेगा और मरम्मत करेगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी जिसे हम IISc के नाम से जानते हैं, ने एक नई बैक्टीरिया आधारित तकनीक विकसित की है जिसमें चंद्रमा पर ईंटों की मरम्मत की जा सकेगी। इस तकनीक में स्पोरोसार्मिना पेस्ट्री नामक एक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाएगा। तो ये बैक्टीरिया याद रखिएगा, स्पोरोसार्मिना पेस्ट्री।
का उपयोग किया जाएगा, जो चंद्र मिट्टी यानी रेलोलिथ में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल बनाकर इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। यह पारंपरिक सीमेंट से अधिक पर्यावरण अनुकूल है और भविष्य में चंद्रमा पर निवास स्थापित करने में मदद करेगा। इसके उपयोग की बात करें तो चंद्रमा पर आवास निर्माण और मरम्मत में सहायक होगा। भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में निर्माण सामग्री की लागत कम होगी। साथ ही साथ गगन मिशन के तहत इस तकनीक को अंतरिक्ष में भेजकर परीक्षण किया जाएगा। अंतरिक्ष में निर्माण के लिए नए आयाम खोलेगा। चलिए, तो हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है 2 अप्रैल वाले सेशन में हमने आरबीआई के बारे में बताया था कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसका अधिनियम था 1934 और आरबीआई के संचालन में एक गवर्नर होते हैं और उसके साथ साथ 4 मुख्य मतलब 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी जो है एक महिला है जिन्हें डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है और वो कौन है? पूनम गुप्ता है। पूना गुप्ता हो गया, पूनम गुप्ता है। ठीक है, चलिए बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले यह पद माइकल पत्रा के पास था, तो अब माइकल पत्रा जी हट गए हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और यह मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक से पहले नियुक्त हुई हैं। बात करें पूनम गुप्ता हैं कौन? तो NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयज इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक है। कल ही इससे संबंधित एक MCQ था NCEAR से। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य है। साथ ही साथ IMF और विश्व बैंक में 20 साल का अनुभव है इन्हें। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले कोलकाता में इसका मुख्यालय था। 1937 में इसका मुंबई शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता को। पहले निजी बैंक था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए, उत्तराखंड में किन जिले में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया गया है? तो अभी जो है हरिद्वार में ये किया गया है। चलिए बात करें तो उत्तराखंड में 15 स्थानों के नाम बदले जाएंगे और ये नाम है। नाम परिवर्तन के उद्देश्य की बात करें तो भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। महान हस्तियों के नाम स्थानों का नामकरण कर जनता को प्रेरित करना है, इसका उद्देश्य है। बदले जाने वाले नामों की बात करें तो देहरादून जिला में कौन कौन से नाम बदला गया है या हरिद्वार जिला में? तो औरंगजेबपुर शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। गाजीवाला आर्य नगर हो जाएगा। चांदपुर ज्योतिबा फूले नगर। मोहम्मदपुर मोहनपुर जट हो जाएगा। खानपुर कुरसली अंबेडकर नगर कहलाएगा। इदरीसपुर या अब यह नंदपुर कहलाएगा। खानपुर कृष्णनगरपुर हो जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर हो जाएगा। मियाँ वाला रामजी वाला हो जाएगा। साथ ही साथ पीर वाला केसरी नगर हो जाएगा। चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर हो जाएगा। अब्दुल्लापुर दक्ष नगर हो जाएगा। नैनीताल जिलों में भी कुछ बदले गए हैं नाम, जैसे नवाबी रोड अब अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पंचक्की से IIT तक की सड़क को अब गुरु गोलवलकर मार्ग और ऊधम सिंह नगर जिला में सुल्तान पट्टी नगर पालिका अब काउंसिल कौशल्यापुरी के नाम से जानी जाएगी। उत्तराखंड के बारे में जानकारी की बात करें तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले और 9 नवंबर 2000 में इसे अलग करके बनाया गया था और उस समय 2 अन्य राज्य भी बने थे। ठीक है, इसके राजधानी की बात करें तो देहरादून है और इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत से लगती है, पूर्व में नेपाल से लगती है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगती है। ये मैप में आप लोग देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उन्हें पाठ्य पुस्तक मुहैया कराना, साथ ही साथ स्कूल में ठहराव के लिए प्रेरित करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। चलिए बात करें
तो मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत जो है सीएम मोहन यादव जी ने की। कब की? 1 अप्रैल 2025 को की। कहाँ पर की? भोपाल में किया। अवधि कब से कब तक है? तो 1 से 4 अप्रैल तक। इसके उद्देश्य की बात करें तो समय पर पाठ्य पुस्तकें देना, स्कूल नामांकन और ठहराव बढ़ाना, छात्रों को प्रेरित करना। प्रमुख मुख्य विशेषताओं की बात करें तो 5.6 करोड़ निःशुल्क किताबें वितरित करना है। भविष्य से भेंट कार्यक्रम, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल रहेंगी। पिछले साल फेल छात्रों की मदद की जाएगी। सीएम राइज स्कूल का नाम बदला गया है, अब महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया गया। भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि संपीदनी के सम्मान में यह नाम रखा गया। शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है। स्कूल प्रक्रियाओं को डिजिटल करेगा, छात्रों के प्रवेश को आसान बनाएगा। शिक्षा विभाग की जानकारी एक जगह मिलेगी इस पोर्टल के माध्यम से, शिक्षा पोर्टल 3.0 के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं सीएम राइज स्कूल की। तो मध्य प्रदेश सरकार की एक शिक्षा सुधार योजना है जिसे 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था। इस योजना का मकसद राज्य के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो बेहतर भवन, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, सुविधाएं, अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना, सीबीएसई पैटर्न और आधुनिक शिक्षण पद्धतियां अपनाना, शिक्षकों का उन्नत प्रशिक्षण देना, परिवहन सुविधा सुदृढ़ करना और खेलकूद और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां भी इसमें शामिल करना था। स्कूल चले हम अभियान मूल रूप से भारत सरकार द्वारा 2002 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल से जोड़ना और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो ये 2002 में शुरू किया गया था। किसके जरिए? भारत सरकार के द्वारा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने स्तर पर अपनाकर इसे एक राज्य स्तरीय अभियान के रूप में लागू किया है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में जारी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर एलन मस्क हैं। अरबपतियों की सूची में भारत का स्थान तीसरा है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। तो अरबपतियों के मामले में जितने भी अरबपति हैं उनकी संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। चलिए, तो फोर्ब्स विश्व अरबपतियों की सूची 2025 जारी की गई। भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत में 205 अरबपति हैं, जो अमेरिका यानी 902 और चीन की बात करें तो 516 के बाद तीसरे स्थान पर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो एलन मस्क हैं। इनकी संपत्ति की बात करें तो 342 अरब डॉलर है। सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी दुनिया में 18वें स्थान पर है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? मुकेश अंबानी। कुल अरबपतियों की संख्या बात करें तो पहली बार 3,028 अरबपति सूची में शामिल हुए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 16.1 ट्रिलियन रही है। महत्वपूर्ण नाम की बात कर लें तो सबसे अमीर महिला की बात करें तो एलिस वाल्टन है। 101 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है और ये वालमार्ट की उत्तराधिकारी हैं। शॉपिंग मॉल में आप जाते होंगे तो वालमार्ट जो शॉपिंग मॉल मिलता है उसी की उत्तराधिकारी हैं। सबसे युवा अरबपति की बात करें तो 19 वर्षीय जोहान्स वान बाम्बाच हैं। ये जर्मनी के हैं। सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपति हैं। 28 वर्षीय एलेक्जेंडर वांग 2 अरब स्केल एआई के साथ बने हुए हैं। शीर्ष 3 अरबपतियों की बात करें तो एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स इनकी प्रमुख कंपनियां हैं और 342 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा के मालिक हैं, इनकी संपत्ति 216 अरब डॉलर है। जेफ बेजोस की बात करें तो अमेजन के मालिक हैं, 215 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। भारत में अरबपतियों की बात करें तो 18वें नंबर पर मुकेश अंबानी जी हैं। इनकी संपत्ति 92.5 अरब डॉलर है। और वहीं 28वें नंबर पर गौतम अडानी जी हैं, जो 56.3 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है।
तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें कि हम आने वाले समय में आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।